Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss new lesson number 13, motion and time. In this lesson we are going to discuss the points slow or fast, speed, measurement of time, units of time and speed, measuring speed, distance time graph and so many activities also we are discussing there. So without any further delay, let's get started. So in class 6 you learnt about different types of motions. तो आपने क्लास 6 में तो पढ़ा ही होगा अलग अलग टाइप्स के मोशंस के बारे में. You learned that motions could be along a straight line. तो आपने मोशंस कैसे देखे कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है, जो हलचल होती रहती है, उसके बारे में आपने पढ़ा है. इट कुड बी सर्कुलर और पेरियोडिक, ये भी आपने देखा था कि स्ट्रेट लाइन में रहेगी या फिर राउंड में रहेगी या फिर पेरियोडिक भी रहेगी. ऐसे कैन यू रिकॉल दीज थ्री टाइप्स ऑफ मोशन? तो क्या आपको याद आ रहे हैं वो तीन टाइप के मोशंस? टेबल 13.1 गिव सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशंस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इन ईच केस. तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो उसी को हम देखते हैं, फिर देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे दिया गया है. दो कॉलम है एग्जाम्पल ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन के बारे में. फर्स्ट है सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. तो सोल्जर्स कैसे चलते रहते हैं, तो उसका टाइप जो है अलग अलग बताए गए. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, सर्कुलर है या पेरियोडिक, ये हमें बताना है. तो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे कैसा मोशन रहेगा? स्ट्रेट लाइन वाला मोशन रहेगा. बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो स्ट्रेट रोड पे अगर बुलक कार्ट चल रही, बैलगाड़ी अगर चल रही है, स्ट्रेट सीधा अगर रोड है बना हुआ, तो वो कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन पे. हैंड्स ऑफ एन एथलेट इन अ रेस. तो जो एथलेट रहता है रेस करते वक्त, उसके हाथ कैसे रहेंगे? तो वो जाएंगे पेरियोडिक. वो एक ही साइड में, एक ही लाइन में तो नहीं रहेंगे, ना ही वो सर्कुलर मोशन में रहते. जब हम भागते हैं तो हमारे हाथ इधर उधर मूव होते ही है ना, तो वो पेरियोडिक मोशन हो गया. पेडल ऑफ अ साइकिल इन मोशन. तो साइकिल का जो, बाइसिकल का जो पेडल है, जो इससे हम साइकिल चलाते हैं, वो किस मोशन में रहेगा? सर्कुलर मोशन में. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो कौन से मोशन में है? तो वो है पेरियोडिक मोशन में. मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला अगर झूलते हैं तो वो कौन से मोशन में? तो वो भी पेरियोडिक मोशन में, वो भी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता है. मोशन ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम भी जो है वो भी पेरियोडिक मोशन में आता है. It is a common experience that the motion of some object is slow while that of some others is fast. तो हमने ये भी देखा है, कॉमनली एक्सपीरियंस किया गया है हमने, कि जो मोशन रहता है तो कुछ चीज़ों का जो रहता है वो स्लो रहता है और कुछ चीज़ों का जो रहता है वो फास्ट रहता है. तो यहाँ पे उसके लिए एक पॉइंट दिया गया है 13.1. फर्स्ट पॉइंट है इस लेसन का, स्लो और फास्ट. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स. तो हमने देखा है कि कुछ कुछ दो जो व्हीकल्स रहते हैं ना, वो कभी कभी फास्ट रहते हैं. मतलब किसी कंपेरेटिवली हम देखें तो साइकिल जो है वो बाइक से स्लो चलती है. तो ऐसे हम अगर व्हीकल्स अगर एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, कार जो है वो बाइक से फास्ट चलती है. इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट द डिफरेंट टाइम्स. तो सेम ही व्हीकल, साइकिल भी एट ए टाइम फास्ट भी चल सकती है और स्लोअर भी चल सकती है अलग अलग टाइम पे. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. तो ऐसे 10 चीज़ें ऐसे बताइए कि जो सीधी लाइन में चलते होंगे, सीधे रोड पे चलते होंगे. ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट. तो उनका ग्रुप बनाइए, स्लो कौन सी है, फास्ट कौन सी चलती है, उस हिसाब से. How you decided which object is moving slow and which one is moving fast? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो जा रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट जा रहा है? If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. तो अगर रोड पे कोई भी जो व्हीकल्स है वो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है, तो हम बता सकते हैं ना इजीली कि वो फास्ट जा रहा है कि वो स्लो जा रहा है एक दूसरे से. तो ये हम बता सकते हैं देखते ही. लेटेस्ट लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड. तो हम देखते हैं रोड के ऊपर का जो मोशंस रहते हैं उसके बारे में कि व्हीकल जो है वो किस तरह से मूव होते हैं. तो उसके लिए यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 13.1. Look at the figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction. तो फिगर 13.1 में देखना है कि रोड पे जो गाड़ियां जा रही है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है एक ही टाइम पे. और फिगर 13.2 में आपको देखना है कि कुछ टाइम बाद जो व्हीकल्स की पोजीशन थी, जो गाड़ियों की पोजीशन थी,
वो कैसी चेंज हुई है, वो कैसा है। तो आपके दोनों फिगर्स का ऑब्जर्वेशन देख के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। तो कौन सा जो है, कौन सी कार जो है वो बाकियों से फास्ट जा रही है, और कौन सी कार जो है वो बाकी गाड़ियों से स्लो जा रही है, धीरे चल रही है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। तो जो डिस्टेंस है एक दूसरे की गाड़ियों के बीच का कुछ कुछ देर बाद का, तो हमें बता सकता है, हमें हेल्प हो जाएगी उस चीज़ से कि कौन सी गाड़ी फास्ट जा रही है और कौन सी गाड़ी स्लो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू स्टार्ट pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to मूव। तो आपने आपकी साइकिल का पेडल तभी आप, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड के ऊपर छोड़ने गया हो, इमेजिन करो आप यहाँ पे, और आपने जब बस निकल रही है बस स्टैंड से, तभी आपके भी साइकिल से आपने पेडल मारना स्टार्ट किया गया है, और बस भी स्टार्ट हुई है चलने के लिए। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। तो 5 मिनट बाद आप देखोगे कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है साइकिल से और बस के बीच में, तो बस जो है वो फास्ट निकल गई है और साइकिल जो है वो स्पीड थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चल रही है। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। तो आप बोल सकते हो क्या कि बस जो है वो साइकिल से ज़्यादा फास्ट चलती है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि जो फास्टर व्हीकल है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो भी हाई स्पीड रहती है। इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ द हाइस्ट। तो वो इजी हो जाता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाइएस्ट स्पीड। तो कौन सा जो भी 100 मीटर्स के अंदर, तो 100 मीटर डिस्टेंस के बाद में जो भी कम, मतलब 100 मीटर्स का डिस्टेंस जो भी कम टाइम में पार कर लेता है, तो उसकी स्पीड जो होगी वो हाई स्पीड कहलाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज 13.2 स्पीड। यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। स्पीड इस वर्ड से आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर हो कि स्पीड किसे कहा जाता है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन। तो आपने जो ऊपर का एग्जाम्पल दिया है, जो एग्जाम्पल देखा है, तो उससे पता चलता है कि ज़्यादा स्पीड के हिसाब से क्या होता है ना कि हम ज़्यादा डिस्टेंस कम समय में ही पार कर जाते हैं। और लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, और कम टाइम में हम जल्दी पहुंच जाते हैं, या फिर ज़्यादा डिस्टेंस हम एक ही टाइम पे कवर कर लेते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। तो एक कन्वीनियंट वे जो है कि दोनों चीज़ों में की स्पीड पता करने के लिए कि कौन सी फास्ट चल रही है कौन सी स्लो चल रही है, तो उसके लिए क्या है ना कि दोनों ही चीज़ें एक ही डिस्टेंस एक ही टाइम पे कितना फास्ट चल पाती है, मतलब एक टाइम पे वो कितना डिस्टेंस पार कर लेती है, ये हम देख सकते हैं। तो उन्होंने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर अप किया, उस पे से उनकी स्पीड का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses इन 1 hour वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर। तो अगर हमें पता होगा, तो हम देखें अगर कि 2 बसें जा रही है, तो उसका जो है डिस्टेंस कवर किया उन्होंने 1 घंटे के भीतर में। 1 घंटे के भीतर में दोनों बसें कितना डिस्टेंस कवर करती है, कहाँ कितने किलोमीटर तक पहुंचती है, वो हमें बताती है कि किस बस की कितनी स्पीड है, कौन सी बस फास्टर है। वी ऑल कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना डिस्टेंस किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर जाता है, तो वो हमें क्या बताता है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड बताता है। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर्स पर आवर, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो जब हम बोलते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कार की कैपेसिटी कितनी है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल जाती है, उतना डिस्टेंस वो पार कर लेती है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed.
तो स्टार्टिंग में जो कार भी जो रहती है ना, तो वो स्टार्ट जो करती है वो स्लो रहती है, और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, एकदम से तो कोई स्पीड बढ़ती नहीं है। So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only total distance covered by it in 1 hour. तो हम जब भी बोलते हैं कि कार ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसने 1 घंटे के भीतर में 50 किलोमीटर इतना डिस्टेंस पार कर लिया है, कवर कर लिया है। वी डू नॉट बोदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। तो हमें उस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि उसने 1 घंटे के जो टाइम ड्यूरेशन था, तो उस बीच में उसने कितनी स्पीड रखी होगी, कि क्या वो 80 की स्पीड से चली, या 60 की स्पीड के चली है, या 100 120 की स्पीड से चली है। उसका हमें टेंशन नहीं लेना है। हमें क्या देखना है कि वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर वो जा रही है, तो इस 1 घंटे के बीच में उसका जो है स्पीड का जो है फास्ट चलने का, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। फास्ट जाएगी तो हो सकता है एक्सीडेंट भी तो हो जाए ना, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। द स्पीड कैलकुलेटर हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे जो स्पीड कैलकुलेट की है कार की, तो वो है एवरेज स्पीड ऑफ द कार है। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो इस बुक पे हमने जो टर्म स्पीड जो बोला है, स्पीड ये जो वर्ड यूज किया है, तो वो किस चीज के लिए बोला है? एवरेज स्पीड के लिए बोला है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यह है स्पीड का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट a constant स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ टाइम। कभी कभी हमारी डेली की लाइफ में हमें ये दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें जो है वो कांस्टेंट स्पीड में लंबे डिस्टेंस तक चली जाती है, या फिर लंबे टाइम तक चलती रहती है। If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. तो स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की, कि वो जब स्ट्रेट लाइन पे जा रही है और उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया है वो। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरी जगह हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है और एक ही स्पीड में चल रही है, तो उसे क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो एक्चुअल स्पीड दोनों सेम ही रहती है। We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो हम बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ का जो स्पीड रहती है, वो हम बता सकते हैं कि जो सर्टन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस दिया गया है, तो उसके लिए कितना टाइम लगा है, उस हिसाब से हम उसकी स्पीड पता कर सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस। तो आपने क्लास 6 में तो ये देखा ही है कि कैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं, बट हाउ डू वी मेजर टाइम? लेट अस फाइंड आउट। तो हम टाइम कैसे मेजर करें, ये हमें देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 13.3, मेजरमेंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो अगर आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अभी कौन सा टाइम चल रहा है, कितनी बज रही है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शैडोज। तो आपने कभी देखा है कि हमारे जो बड़े थे वो सिर्फ शैडो देख के ही पता कर लेते थे और अप्रोक्सीमेट टाइम बता देते कि अरे अभी इतनी बजी होगी, इतना टाइम हुआ होगा। हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ, अ ईयर। तो हम कैसे इंटरवल जो हम देखते हैं, तो हम कैसे मेजर करते हैं अ मंथ का, और या फिर ईयर का, पूरे साल का कैसे मेजर करते हैं? Our ancestor noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. तो हमारे पूर्वजों ने नोटिस किया कि जो नेचर जो रहता है ना, तो खुद को रिपीट करते रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम के इंटरवल में खुद को रिपीट करते रहता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में इतना ही ऐसे उसका लाइट वगैरह रहेगा, या फिर उसका नेचर उतना रहेगा, इवेंट्स मतलब पूरे दिन भर के ऐसे होते रहेंगे, ये उनको पता रहता है। उन्होंने ये चीज़ें नोटिस की। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सनराइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हर दिन सुबह में ही सनराइज होता है, सूरज सुबह ही उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो पहले दिन के सनराइज से लेके मीन्स आज के सनराइज से लेके दो
दूसरे दिन का जो सनराइज होता है इसके बीच का जो टाइम रहता है तो उससे क्या काउंट किया है, 1 डे, पूरा एक दिन काउंट किया गया है हमने। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो मंथ कैसे, एक महीना कैसे गिना गया है, तो एक मून, फुल मून जब आता है ना, एक पूरे महीने के बीच में जो नया मून तैयार होता है, इस अमावस्या से लेके उस अमावस्या तक या फिर इस पूर्णिमा से लेके दूसरे पूर्णिमा तक का जो पूरा ड्यूरेशन है वो काउंट किया गया है अ मंथ। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। और अर्थ का 1 ईयर कैसे है फिक्स, तो जब पृथ्वी जो है सूरज का पूरा एक कंप्लीट राउंड कर लेती है तब वो एक साल होता है। ये कर लिया है। ऑफर वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। तो आपने देखा होगा कि जो इंटरवल रहते हैं टाइम के वो कभी कभी कम हो जाते हैं पूरे दिन के अंदर। क्लॉक्स और वॉचेस आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो वॉच है या फिर घड़ियां है, वो क्या है ना कि एक कॉमनली टाइम मेजर करने का, टाइम देखने का एक डिवाइस है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर टाइम। तो आपने कभी सोचा है क्या कि कैसे क्लॉक्स और वॉच टाइम को मेजर करते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रैदर कॉम्प्लेक्स। तो क्लॉक्स के ऊपर काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पेरियोडिक मोशन। पर जो है सारी जो वॉच जो रहती है ना वो एक ही पेरियोडिक मोशन में चलती रहती है, तो वो पेरियोडिक मोशन यूज करती है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेरियोडिक मोशन इज दैट अ सिंपल पेंडुलम। तो फेमस जो है वन ऑफ द मोस्ट जो यूज होता है वो कौन सा है, पेंडुलम वाला। तो सिंपल पेरियोडिक मोशन जो यूज होता है वो कौन सा है, सिंपल पेंडुलम वाला। तो यहाँ पे 3 तरह की घड़ियां दिखाई गई है, अ वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड सी डिजिटल क्लॉक। सम कॉमन क्लॉक्स वी आर यूजिंग, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो वाली क्लॉक्स बताई गई है। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. Figure 13.4a। एक सिंपल सा पेंडुलम बनाया है, एक मेटालिक बॉल लटकाई गई है, या फिर आप ले लीजिए कोई भी पत्थर का टुकड़ा भी ले लीजिए, पीस उसका ले लीजिए और फिर आपको एक रस्सी से लगा के फिर उसको छोड़ देना है। ये आपको शो किया है वो सिंपल पेंडुलम हो गया। ये किस में शो किया है, फिगर 13.4a में। द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। और जो मेटालिक बॉल रहता है पेंडुलम को, इसको कहा जाता है बॉब। फिगर 13.4a shows the pendulum at the rest in its mean position. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. फिगर 13.4a में दिखाया गया है कि पेंडुलम जो है वो एक ही पोजीशन में है, मेन पोजीशन में है, और जब उसको थोड़ा सा आप हिलाओगे स्लाइटली तो क्या होगा, वो एक साइड से दूसरी तरफ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड जाते हुए आपको दिखेगा, तो वो फिगर 13.4 में शो किया गया है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक और एन ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये जो टू एंड फ्रो होने वाला है, ये जो मोशन है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जो जा रहा है वो, इसे क्या कहा, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो पेरियोडिक का एग्जाम्पल है, या फिर ऑसिलेटरी मोशन भी इसे कहा जाता है। द पेंडुलम इज said to have complete one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O। तो ये जो पेंडुलम जो दिखाया गया है, तो ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, वन, तो वो जो मिड पॉइंट दिखाया गया है ओ से लेके वो जाता है ए तक, ए से जाता है वो बी, और बी से वापस वो ओ के पास आता है। तो ये उसका मोशन हो गया है, एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। The pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A। और ये ऑसिलेशन तभी कंप्लीट होता है जब वो बॉब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक वापस आके रुक जाता है, तो फिर वो भी एक ऑसिलेशन कहलाता है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो जितना ये ए टू बी जाने में और फिर से वापस बी से ए तक आने में जितना टाइम लगता है, जितना वन ऑसिलेशन लगने में, जो भी कंप्लीट होने में जो भी पीरियड लग रहा है उसे क्या जाता है, टाइम पीरियड। एक्टिविटी 13.2। Set up a simple pendulum as shown in figure 13.4a with a thread or string of length nearly 1 meter.
तो नियर अबाउट 1 मीटर इतने लेंथ का एक आपको धागा लेना है और उस पे फिर एक लोहे का या फिर स्टोन ऐसे लगा देना है और आपको सिंपल पेंडुलम बनाना है। स्विच ऑफ एनी फैंस नियर बाय, और आपके आसपास कोई भी फैन होगा तो उसे बंद कर देना है। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम्स टू रेस्ट एट इट्स मेन पोजिशन, और वो बॉब को एक पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे आने दीजिए और उसे तब तक रेस्ट करने दीजिए। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द फ्लोर बिलो इट और ऑन द वॉल बिहाइंड इट। तो जो मेन पोजीशन है बॉब की, तो या तो फिर उसकी पोजीशन आपको मार्क करनी है, या वो ज़मीन के ऊपर आप मार्क कर दीजिए, या फिर इसके पीछे जो वॉल होगी उसके ऊपर आप मार्क कर दीजिए कि वो किस जगह पे है। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। अब उसका टाइम पीरियड काउंट करने के लिए पेंडुलम का हमें क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी। हाउएवर इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड। अगर आपके पास स्टॉप वॉच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए टेबल क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। तो आपको पेंडुलम को मोशन में लाने के लिए क्या करना है? उस बॉब को पकड़ना है और स्लाइटली उसको एक साइड पे लेके जाना है। मेक श्योर दैट द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द बॉब इज टॉन्ट व्हाइल यू डिस्प्लेस्ड इट। आपको चेक कर लेना है पहले कि जो धागा उस बॉब को बांधा हुआ है वो टाइटली बांधा हुआ है अच्छे से, और वो उसकी जगह से हिले नहीं, ये आपको देख लेना है। Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not to be pushed when it is released. तो आपको उसको छोड़ देना है उसकी पोजीशन से, और वो जो उसकी डिस्प्लेस हुई पोजीशन है वहां से आपको छोड़ देना है। और ये ध्यान रखना है कि आपको बॉब को धक्का नहीं देना है जब आप उसको छोड़ते हो तब। स्लाइटली अपने हाथ से बस छोड़ देना है, ना ही उसे कोई फोर्स देना है, ना ही हल्का सा धक्का देना है, कुछ भी नहीं करना है। नोट द टाइम ऑन द क्लॉक व्हेन द बॉब इज एट इट्स मेन पोजीशन। तो जब वो मेन पोजीशन पे था बॉब, तब आपको उसका टाइम ले लेना है, नोट डाउन कर देना है। इंस्टेड ऑफ द मेन पोजीशन यू मे नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। और फिर आपको क्या करना है, मेन पोजीशन के बाद में जो वो वापस टाइम लेता है बॉब को, एक उसका एक्सट्रीम पोजीशन रहता है ना, एक्सट्रीम, तो जब वो उसका पूरा राउंड लगा देता है, उसका मोशन कंप्लीट हो जाता है, तो उस एक्सट्रीम पोजीशन का भी आपको टाइम नोट डाउन करना है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशंस। तो आपको 20 ऑक्सीलेशन करने हैं, ए से बी, बी से ए तक आने वाला जो वन ऑक्सीलेशन है, वैसे आपको 20 ऑक्सीलेशन पूरे करने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2, और आपके जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं उसके आपको रिकॉर्ड लिखना है टेबल 13.2 में। द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इन जस्ट अ सैंपल, एक जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बताई जस्ट एक सैंपल के लिए किया गया है। तो टेबल में क्या क्या दिया गया है? एसआर नंबर है, टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड में, और टाइम पीरियड ये दिखाया गया है। तो यहाँ पे रैंडमली लिख के एक सैंपल वाइज लिखा हुआ है कि 42 ऑसिलेशन हुए और उसको टाइम कितना लगा है? 2.1 सेकेंड का टाइम लगा है, ये दिखाया गया है। योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस, आपका ऑब्जर्वेशन इससे अलग भी हो सकता है। रिपीट दिस एक्टिविटी अ फ्यू टाइम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इस एक्टिविटी को आपको कई बार रिपीट करना है और आपके ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑक्सीलेशन बाय 20 गेट द टाइम टेकन फॉर वन ऑक्सीलेशन। और फिर आपको उस ऑक्सीलेशन के जो मिला है उस टाइम को डिवाइड करना है। 20 ऑक्सीलेशन किया है तो उसको 20 से डिवाइड करके आपको टाइम निकालना है वन ऑक्सीलेशन का, और द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, या फिर वो पेंडुलम का टाइम पीरियड भी कहलाया जाता है। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। तो आपका जो टाइम पीरियड लगा है पेंडुलम को पूरा होने के लिए, तो वो सारी केसेस में सेम ही है क्या? नोट दैट अ स्लाइट चेंज इन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम। तो आप ये ध्यान में रखिए कि थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली जो चेंज आता है स्टार्टिंग में डिस्प्लेस होने में, तो वह इतना कोई फ़र्क नहीं होता है पेंडुलम के पीरियड में। पेंडुलम पूरे होने का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. तो आजकल तो क्या हो गया ना, जो भी क्लॉक्स और या फिर वॉचेस बनी हुई है उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट लगा हुआ रहता है, और वो किससे चलती है? एक या दो सेल्स से चलता है। दिस क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्टर्स क्लॉक, और उन क्लॉक्स को क्या कहा जाता है? क्वार्टर्स क्लॉक कहा जाता है। द टाइम
measured by quarters clock is much more accurate than that by the clocks available earlier. तो जो टाइम मेज़र किया जाता है क्वार्टर्स क्लॉक से वो बाकी सारे से बहुत एक्यूरेट रहता है। जो पहले जो क्लॉक हमें अवेलेबल रहती है ना उन क्लॉक से ये काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट एक्यूरेट टाइम बताती है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। तो टाइम और स्पीड के यूनिट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टाइम का बेसिक यूनिट क्या है? सेकेंड। इट्स सिंबल इज एस, स्मॉल एस लिखा जाता है इसका सिंबल। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स। तो फिर टाइम का लार्जर यूनिट्स क्या है? मिनट। और उसके बाद में क्या आएगा? आवर्स। तो मिनट्स किस में लिखते हैं? MIN। मिनट्स ऐसे लिखते हैं, आवर्स के लिए H यूज किया जाता है। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। और आपको पता भी है कि ये यूनिट जो है सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स, ये एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। तो 60 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट और 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। अब मैंने भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो आपको ये सब पहले से पता ही है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड? तो स्पीड का बेसिक यूनिट क्या रहेगा? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस पर टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस पर टाइम है। तो डिस्टेंस किस में काउंट होता है? मीटर में काउंट होता है। और टाइम किस में काउंट हो रहा है? सेकेंड्स में काउंट हो रहा है। मिनिमम जो दिखाया गया है, बेसिक यूनिट दिया गया है दोनों के। तो फिर उसके लिए बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड्स आएगा। ऑफ कोर्स इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस इन अदर यूनिट्स सच एज मिनट, मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। तो ये अदर यूनिट्स में भी ऑफ कोर्स यूज़ किया जा सकता है। जब यहाँ पे मिनट आएगा टाइम में तो वो मीटर में यूज़ होगा। और आवरली अगर काउंट कर रहे हैं हम तो किलोमीटर पर आवर भी हम लिख सकते हैं। तो मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट एंड किलोमीटर पर आवर भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। तो आप सभी को पता है कि यूनिट्स का जो सिंबल है ना वो सिंगुलर में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स वी राइट 50 किलोमीटर्स एंड नॉट 50 किलोमीटर एस, और 8 सेंटीमीटर एंड नॉट 8 सेंटीमीटर एस। तो उसको सिंगुलर ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम लिखेंगे 50 किलोमीटर एस लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसको आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है, अनेक वचन में नहीं लिखना है, एक वचन में ही लिखना है आपको। तो हम उसको 50 को 50 KMS नहीं लिखते, या फिर 8 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर एस नहीं लिखते। सिर्फ 8 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर इस टाइप से लिखा जाता है। Bujo is wondered how many seconds they are in a day and how many hours in a year. Can you help him? तो भुजा सोच में पड़ गया है कि पूरे दिन में कितने सेकंड्स रहते हैं और पूरे साल में कितने घंटे रहते हैं। तो क्या आप उसे हेल्प करोगे ये काउंट करने के लिए? There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is constant. तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो डिस्कवर हुई है कि टाइम पीरियड जो दिया गया है पेंडुलम का वो है ना वो कांस्टेंट रहता है। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली AD 1564 टू 1642। तो आपने फेमस साइंटिस्ट का नाम सुना होगा गैलीलियो गैलीली नाम के। उनका बर्थ कब है? तो 1564 में हुआ था उनका बर्थ, और 1642 में उनकी डेथ हुई थी। इट इज सेड दैट वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन अ चर्च। तो ये कहा जाता है कि एक दिन ना गैलीलियो चर्च में बैठे हुए थे। He noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to other. तो उन्होंने क्या देखा ना कि लैम्प एक था, तो वो क्या होता है कि सीलिंग से लगा हुआ था लैम्प, तो वो एक चेन से बंधा हुआ था। तो वो क्या हो रहा था, एक साइड से दूसरी साइड में ऐसे धीरे धीरे मूव हो रहा था। He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp complete one oscillation. तो वो सरप्राइज हो गए कि जो उनकी पल्स बीट रहती है, जो उनकी हार्ट बीट की जो पल्स बीट रहती है, पल्स हम गिनते हैं ना हाथों पे वगैरह देखते हैं हमारे, चेक करते हैं, तो उनके जो नंबर से वो सेम था, वो टाइम जो ड्यूरेशन था वो सेम था जो लैम्प के ऑसिलेशन में हो रहा था। तो वो सेम टाइम हो रहा था, जितना वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में टाइम लग रहा था ना, तो वही 1 पल्स के बराबर में जा रहा था। Galileo experimented with various pendulums to verify his observation. तो गैलीलियो ने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वेरियस अलग अलग टाइप के पेंडुलम्स लिए और फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, और ढूंढा उन्होंने कि क्या है डिफरेंस उन लोग सब में।
He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. तो उन्होंने देखा कि पेंडुलम जो भी है फिक्स लेंथ में वो हमेशा सेम टाइम दिखाता है वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में. दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स. तो ये जो ऑब्जर्वेशन था उसने क्या किया, फिर पेंडुलम क्लॉक्स डेवलप करने में हेल्प की है. वाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉचेस वेर रिफाइनमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स. तो जो वाइंडिंग क्लॉक्स रहते हैं या फिर हाथों की जो वॉचेस रहती है तो वो क्या है कि इसी का रिफाइनमेंट है. जो पेंडुलम क्लॉक्स है इसी का रिफाइनमेंट है वो. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड. तो यूनिट्स ऑफ टाइम जो रहते हैं अलग अलग, वो अलग अलग चीज़ों पे मतलब ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स rather दैन इन डेज और आवर्स. तो जो अपनी कन्वीनियंट रहती है उस हिसाब से यूनिट्स लगते हैं. जैसे कि हमारी एज ही ले लीजिए, तो एज अगर काउंट करना है तो हम ईयर सालों में काउंट करते हैं, ना कि दिनों में या फिर आवर्स में, घंटों में बोलते हैं कि मैं इतने घंटे का हुआ हूँ या फिर इतने दिनों का हूँ. हमें इजी वे क्या लगता है, ईयर्स वाला, कि मैं इतने साल का हूँ, ये बोलना हमें इजी लगता है और सामने वाले को समझाने में भी इजी पड़ता है. तो हम हमारे हिसाब से, समझने के हिसाब से जो इजी वे लगता है उस हिसाब से हम अपनी यूनिट्स लगाते हैं. सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल. तो इसी तरह से ना कि आपका जो घर से स्कूल तक का डिस्टेंस है वो भी आप ईयर्स में तो बताओगे नहीं, वो टाइम में ही बताओगे कि मुझे इतना टाइम लगता है या फिर इतना डिस्टेंस है मेरे स्कूल का घर से. तो वो बताना आपको इजी पड़ता है ना. तो वो इसी हिसाब से. हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड. तो जो टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का, तो वो कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है. द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001 इज नियर बाय 1 सेकेंड. तो जितना टाइम हमें लगता है 2001 बोलने के लिए उतना टाइम 1 सेकेंड को लगता है. 1 सेकेंड से दूसरे सेकेंड तक जाने के लिए जो बीच का जो टाइम पीरियड है वो उतना लगता है. 2001 बोलते हो आप उतना. वेरीफाई इट बाय काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 टू 2010. तो आप काउंटिंग जोर से कीजिए और फिर वो डिफरेंस देखिए कि कितना टाइम लग रहा है हमें 2001 से लेके 2010 बोलने का. जो टाइम पीरियड है वो कितना जा रहा है. द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, दैट इज अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स. तो जो पल्स रेट रहती है हमारे हाथों से, डॉक्टर पकड़ करके हम मेरा हाथ पकड़ते हैं और फिर पल्स चेक करते हैं ना हर बार, तो वो कितनी रहती है, 1 मिनट में 72 बार वो पल्स ब्लिंक होती है. तो वो कितना रहा, तो 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड में कितना रहेगा, 12 बार होता है वो. दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन. तो ये जो रेट है ना थोड़ा सा फास्ट रहता है बच्चों के लिए. पहली वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वेर नॉट अवेलेबल. तो पहली सोचने में पड़ जाती है कि जब पेंडुलम क्लॉक्स अवेलेबल नहीं थी तो टाइम कैसे देखा जाता था. मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस वेर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकम पॉपुलर. तो पेंडुलम क्लॉक्स के पॉपुलर होने के पहले पूरी दुनिया में अलग अलग, दुनिया के जो अलग अलग पार्ट्स है उसमें टाइम मेजर करने के अलग अलग में अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती थी टाइम मेजर करने के लिए. सैंडल्स, वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच डिवाइसेस. तो पानी की घड़ियाँ, सैंड क्लॉक्स, ये जो रहता है ना, या फिर सन डायल्स जो रहता है कि सूरज कब उग रहा है कब ढल रहा है, तो वो उसको भी क्लॉक की तरह यूज़ किया जाता है. ये भी एक एग्जांपल ही है वॉच के, क्लॉक्स के. Different designs of these devices were developed in different parts of the world. फिगर 13.5. तो इसके अलग अलग डिवाइसेस या फिर डिज़ाइन बनाए गए और अलग अलग टाइप के डिवाइसेस बनाए गए उसके और डेवलप किए गए अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में. तो ये दिखाया गया है फिगर 13.5 में. वाटर क्लॉक दिखाई गई है यहाँ पे, सैंड क्लॉक दिखाई गई है एंड सन डायल एट जंतर मंतर दिल्ली. तो ये सनडायल बनाया गया है जंतर मंतर जो जगह है दिल्ली की वहाँ पे. और ये पे 3 दिखाए भी है, वाटर क्लॉक कैसे मेज़र की जा रही थी या फिर सैंड क्लॉक कैसे मेज़र करी जाती थी. सैंड क्लॉक का ऐसे है कि हम उल्टा जब रखते हैं तो वो जो टाइम पीरियड लगता था उस हिसाब से होता है कि इसको 1 मिनट लगेगा या 4 घंटे लगेंगे, उस हिसाब से वो चलता था कि ड्यूरेशन वो काउंट होता था. Point number 13.4, measuring speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. तो जो हमने सीखा है कि
टाइम और डिस्टेंस मेजर कैसे होता है, कैसे काउंट करते हैं, और हमने ये भी देखा कि उस हिसाब से स्पीड कैसे काउंट होती है किसी भी चीज़ की। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि बॉल की स्पीड कितनी है। अगर वो ग्राउंड पे जाता है ना, तो जो एक बच्चा है और वो बॉल छोड़ रहा है, तो ग्राउंड पे जो बॉल जा रही है, तो स्पीड ऑफ बॉल कितनी है वो काउंट करना है हमें। तो उसके लिए यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 13.3। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ chalk पाउडर और लाइम एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो स्ट्रेट लाइन बना दीजिए आप ग्राउंड पे चॉक पाउडर से या फिर लाइम की मदद से, और आपके फ्रेंड को बोलिए कि खड़े रहना है वहाँ पे 1 से 2 मीटर दूर, उस लाइन से आपको खड़े रहना है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल अ बॉल अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जो लाइन बनी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस फ्रेंड को बोलना है आपको कि बॉल जो है वो रोल करे, छोड़ दे वहाँ से। Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest, figure 13.6। तो फिगर 13.6 में जिस तरह से दिखाया गया ना, तो उस तरह से आपके फ्रेंड को बिठाना है। एक लाइन बनाई गई है यहाँ पे और फिर उस हिसाब से बॉल को छोड़ना है। तो आपको ये देखना है, फिर टाइम नोट डाउन करना है कि कब वो बॉल क्रॉस करती है उस लाइन को। ये जो लाइन है ना, तो उस लाइन को कब वो बॉल क्रॉस कर रही है, और फिर उसके बाद में कब वो बॉल रुक रही है, एकदम शांत रुक जाती है, जरा भी मूव नहीं हो रही है, तो वो टाइम आपको नोट डाउन करना है। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट। तो बॉल जो है कितना टाइम लेती है रुकने के लिए एक जगह पे, ये आपको देखना है उसमें। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेज द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। तो जो डिस्टेंस आपके पॉइंट और जो बॉल क्रॉस हुई है उस लाइन से और उसने रेस्ट किया है, तो वहां तक का आपको डिस्टेंस काउंट करना है कि लाइन से लेके वो जो रेस्ट तक आई है उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। यू कैन यूज स्केल और मेजरिंग टेप। तो आप उसके लिए डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप स्केल की मदद भी ले सकते हैं या फिर मेजरिंग टेप से भी काउंट कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी। तो ये ना अलग अलग ग्रुप को ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। तो वो जो मेजरमेंट है वो रिकॉर्ड करने हैं टेबल 13.3 में, और हर एक केस में कैलकुलेट करना है कि बॉल की स्पीड कितनी होती है। तो टेबल 13.3 को देख लेते हैं हम कि क्या है उसमें। टेबल 13.3 में दिखाया गया डिस्टेंस मूव्ड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉल। तो जो मूविंग बॉल है उसका डिस्टेंस और कितना टाइम लगा है उसको वो देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे 4 कॉलम बने हुए। नेम ऑफ द ग्रुप, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल मीटर, टाइम टेकन इन सेकेंड्स, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर टाइम टेकन इन यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ग्रुप का नाम लिख देना है आपको, और फिर बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो मीटर में आपको लिखना है। उसके लिए कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को पार करने के लिए, वो टाइम आपको लिखना है, और उस हिसाब से आपको स्पीड निकाल ली। तो जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करना है टाइम जितना लगा है उससे। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। तो आपको ये भी अच्छा लगेगा कि कंपेयर करते हैं अपनी स्पीड। एक फ्रेंड वॉक कर रहा है और एक या फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ में हम चलते हैं ना एक साथ में, तो हमें देखना है कि चलते वक्त और या फिर साइकिलिंग करते वक्त कंपेयर करना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। कर हमने बहुत बारी खेला भी होगा गेम। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट। तो आपको ये देखा होगा आपने भी कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस या फिर स्कूल से कहीं और का डिस्टेंस कितना है। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेजर द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो आप में से ही कोई उसका डिस्टेंस देख लीजिए कि कितना टाइम लगा है आपको उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, और फिर कैलकुलेट कर लीजिए अपनी स्पीड को। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज़ द फास्टेस्ट। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखने में मज़ा भी आएगा कि किसको ज़्यादा टाइम लगा है, और या फिर कौन ज़्यादा फास्ट चलता है या फिर साइकिलिंग करता है। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन टेबल 13.4 इन किलोमीटर पर आवर। तो कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्पीड बताई गई है टेबल 13.4 में। यू कैन कैलकुलेट द स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड्स योर सेल्फ। तो आप उनकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, तो हम ये टेबल 13.4 देख लेते हैं। फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन। तो कुछ एनिमल्स की फास्टेस्ट स्पीड कितनी होती है वो देखना है हमें। अगेन 4 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे। एसआर नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जो भी एनिमल्स हैं उनके नेम लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम लिखे फाल्कन, चीता, ब्लू फिश, रैबिट, स्क्विरल, डोमेस्टिक माउस, ह्यूमन, जायंट टॉर्टाइस, स्नेल। तो इन सब की स्पीड हमें दी गई है। तो स्पीड है उनकी 320 किलोमीटर पर आवर फाल्कन की है। चीता की स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर। ब्लू फिश की है 40 टू 46 किलोमीटर पर आवर। रैबिट की है 56 किलोमीटर पर आवर। स्क्विरल की है 19 किलोमीटर पर आवर। डोमेस्टिक माउस के 11 किलोमीटर पर आवर। ह्यूमन की है 40 किलोमीटर पर आवर। जायंट टॉर्टोइस की है 0.27 किलोमीटर पर आवर। स्नेल की है 0.05 किलोमीटर पर आवर। तो ये सारे जो स्पीड दिए गए हैं ये किलोमीटर पर आवर में दिए गए, और हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे 320 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई। और फिर आवर को सेकंड्स में करना है, तो पर मिनट पे कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। अब 60 सेकंड्स आपको 1 घंटे के लिए करने हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स आएंगे, 60 मिनट्स रहते हैं ना, 1 घंटे में 60 मिनट्स रहते हैं। तो उसको काउंट करने के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स इज मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट। वो क्या है, 1 मिनट को जितना टाइम लगता है ना, 60 सेकेंड टाइम लगता है, तो उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो उस तरह से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करके आप क्या निकाल सकते हो, मीटर पर सेकेंड की स्पीड निकाल सकते हो। रॉकेट्स लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू अर्थ्स ऑर्बिट ऑफन अटेन स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जब भी रॉकेट लॉन्च होते हैं सैटेलाइट्स के लिए, तो अर्थ ऑर्बिट से जब वो निकलते हैं तो उनकी स्पीड कितनी रहती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रहती है। ऑन द अदर हैंड अ टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसके अलावा हम देखेंगे तो टॉर्टोइस की स्पीड बहुत कम होती है, तो वो कितना चलता है, तो पर सेकेंड में वो 8 सेंटीमीटर इतना ही चल पाता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइस। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टॉर्टोइस से रॉकेट कितना फास्ट है। वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम। अगर आपको किसी चीज़ की स्पीड पता है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो कि जो दिया गया टाइम है उसमें उसने कितना डिस्टेंस पार किया है, वो आप काउंट कर सकते हो स्पीड की हेल्प से। ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस काउंट करने के लिए स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर अ डिस्टेंस वाइल मूविंग विद अ गिवन स्पीड। तो आप इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनका टाइम आप देख सकते हो, उन्होंने इतने टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस पार किया है उतनी स्पीड में, ये आप काउंट कर सकते हो। तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, टाइम फाइंड आउट करने के लिए, तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको जो वो डिस्टेंस पार करने के लिए उस गिवन स्पीड में कितना टाइम लगा है वो मिल जाएगा। भुजो वांट्स टू नो वेदर देयर इज एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। तो भुजो को पता करना है कि क्या कोई डिवाइस है स्पीड को मेजर करने के लिए। यू माइट हैव सीन अ मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ अ स्कूटर और अ मोटरसाइकिल। तो आपने हमेशा देखा होगा कि आपके मोटरसाइकिल पे या फिर स्कूटर के ऊपर हैंडल के पास में एक मीटर फिट किया रहता है। Similarly, meters can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles. तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि कार्स के डैशबोर्ड्स पे या बसेस के या फिर कोई भी व्हीकल जो रहता है उनके ऊपर भी मीटर का लगा हुआ रहता है। फिगर 13.7 में कुछ शो भी किया है कि डैशबोर्ड ऑफ अ कार। तो कार का डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाया गया, उस पर किस तरह से स्पीड दिखती है। पहले नंबर्स में वो दिखता था, अब आजकल डिजिटलाइज आ गया है तो उस हिसाब से दिखता है। तो डैशबोर्ड का मीटर बोर्ड कैसा रहता है यहाँ पे दिखाया गया है। नोट दैट वन ऑफ द मीटर्स हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटर्न एट वन कॉर्नर। तो उसके एक कॉर्नर में लिखा है ना किलोमीटर पर आवर, तो ये बताता है कि 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस पार किया है, ये दिखाता है। दिस इज कॉल्ड अ स्पीडोमीटर। तो इस मीटर काउंट करने को क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। तो वो स्पीड मेजर करता है।
इट रिकॉर्ड्स द स्पीड डायरेक्टली इन किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या करता है कि डायरेक्टली स्पीड किलोमीटर पर आवर में काउंट कर देता है। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर्स आते हैं, व्हीकल अलग अलग जो व्हीकल्स के रहते हैं वैसे काउंट करने के लिए। दिस मीटर इज नोन एज एन ओडोमीटर। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है? ओडोमीटर यूज किया जाता है। वो क्या काउंट करता है? डिस्टेंस काउंट करता है कि आपने कितना डिस्टेंस पार किया है। While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey. तो जब वो पहेली गई थी पिकनिक के लिए, स्कूल पिकनिक में गई थी, तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं हर 30 मिनट में काउंट करूंगी, देखूंगी कि ओडोमीटर की हेल्प से कि कितना डिस्टेंस बस ने कवर किया है हमारी जर्नी में, और फिर एंड ऑफ द जर्नी में मैं देखूंगी। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग्स इन टेबल 13.5। तो उसने क्या किया कि टेबल 13.5 बना है यहाँ पे, तो उसमें सारे रिकॉर्ड्स उसने लिखे हैं। टाइम लिखा है ओडोमीटर रीडिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द जर्नी। तो ओडोमीटर की हेल्प से उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग कितना टाइम लगा है, कितना डिस्टेंस पार किया है वो निकाला है। तो टाइम देखा है उसने, एएम सुबह का टाइम का है यहाँ पे 8 AM को। ओडोमीटर रीडिंग कितना था? 36,540 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना किया था क्योंकि फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पे था, तो ओडोमीटर की रीडिंग तब थी 36,540 किलोमीटर। तब वो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, बस जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो 0 किलोमीटर हुआ। फिर 8:30 AM को देखा क्योंकि वो हर 30 मिनट्स पे रिकॉर्ड करने वाली थी। तो डिस्टेंस कितना हो गया? ओडोमीटर रीडिंग कितना है? 36,560 किलोमीटर। तो वो कितना हुआ? 20 किलोमीटर, क्योंकि पहले 40 किलोमीटर था, 36,540 किलोमीटर था, और बाद में कितना हुआ? 36,560 किलोमीटर था। तो 60 माइनस 40 कितना डिस्टेंस हुआ? 20 किलोमीटर हुआ। फिर उसने 9 बजे फिर से दिखा 9 o'clock को कि वहाँ पे रीडिंग क्या आई है ओडोमीटर की? 36,580 किलोमीटर। तो उस हिसाब से कितना डिस्टेंस पार किया उसने? 40 किलोमीटर इतना डिस्टेंस पार किया। फिर 9:30 को देखती है तो 36,600 किलोमीटर, तो वो भी 60 किलोमीटर हो गया। और 10 AM को उसने देखा है, तब कितना रहा डिस्टेंस? 36,620 किलोमीटर, मीन्स की 80 किलोमीटर। आप माइनस करोगे 36,620 माइनस 36,540, तो आपको 80 किलोमीटर इतना आंसर मिल जाएगा। तो ये उसने इस हिसाब से निकाला है डिस्टेंस कि कितना किलोमीटर हमने पार किया है। कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? तो आप इस हिसाब से बता सकते हो कि पिकनिक स्पॉट से वो स्कूल से कितना दूर है। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? और आप इस हिसाब से इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि बस की स्पीड कितनी थी। लुकिंग एट द टेबल, भूजो आस्क्ड पहली वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल्ड टिल 9:45 AM। तो भूजो उसको पूछता है कि तुम बता सकती हो क्या कि तुम लोग कितने दूर गए थे 9:45 AM को। पहली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो पहली के पास उस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। दे वेंट टू देयर टीचर, शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच अ ग्राफ इज प्लॉटेड। तो जब ये क्वेश्चन पूछा तो पहेली के पास तो कोई आंसर नहीं था, तो पहेली क्या करती है, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उसके टीचर के पास जाती है। तो टीचर उसको बोलती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वो किस तरह से बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 13.5, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनता है ये हम इसमें देखने वाले हैं। यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो रहते हैं ना, तो उसमें अलग अलग तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं, इंटरेस्टिंग से ग्राफ्स बनते हैं। द टाइप ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर 13.8 इज नोन एज बार ग्राफ। तो जो फिगर 13.8 में दिखाया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? बार ग्राफ। शोइंग रन स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर। तो उसमें क्या दिखाया है कि एक टीम ने हर ओवर में कितना स्कोर किया गया है वो उसमें बताया गया है। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट। तो एक अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए एक बनता है, तो उससे क्या कहा जाता है? पाई चार्ट बनाते हैं। वो फिगर 13.9 में शो किया गया है। द ग्राफ शोन इन फिगर 13.10 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन ग्राफ। और जो फिगर 13.10 में दिखाया गया है उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ बोलते हैं।
द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो रहता है वो लाइन ग्राफ रहता है। तो तीन तरह के ग्राफ्स बनते हैं। पहला है बार ग्राफ, सेकंड है पाई चार्ट और तीसरा है लाइन ग्राफ। उस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। तो हम यहाँ पे सीखते हैं कि ये सारे ग्राफ कैसे बनते हैं। टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर की शीट ले लीजिए। ग्रीन कलर की शीट आती है, अक्सर आपने देखा होगा, और उसमें बहुत सारी लाइंस बनी हुई रहती है स्क्वायर शेप में, तो वो देखा होगा। ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11। तो फिगर 13.11 में जिस तरह से दिखाया गया है उस हिसाब से दो परपेंडिकुलर लाइन आपको मिडल में उसकी बनानी है। मार्क द हॉरिजेंटल लाइन एज एक्स ओ एक्स। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ पे दिख रही है, तो वहाँ पे क्या नाम देना है आपको? एक्स डैश ओ एक्स, ये नाम देना है। और फिर एंड वाई ओ वाई डैश इज नोन एज द ओरिजिन ओ। सेंटर जो आया है इनका परपेंडिकुलर लाइन वाला, तो उसमें क्या दिया है? नाम ओ दिया गया है, और दोनों को एक्स एक्सिस और एक को वाई एक्सिस दिया गया है। तो ये आपको बनाना, ओरिजिन क्या है? ओ है। द टू क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर शोन अलोंग दिस टू एक्सिस। तो जो दो क्वांटिटी आपको इस ग्राफ के बीच में दिख रही है ना, वो कौन सी है? दो एक्सिस है। वी शो द पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग ओ एक्स। तो जो जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज है हम ओ एक्स पे लिखने वाले हैं, ओ से लेके एक्स एक्सिस तक हम लिखने वाले हैं। सिमिलरली पॉजिटिव वैल्यूज ऑन द वाई एक्सिस आर शोन अलोंग ओ वाई। तो इस तरह से हम ओ से लेके वाई में भी पॉजिटिव वैल्यूज डालने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज ही कंसिडर करने वाले हैं, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं करेंगे। अगर हमें नेगेटिव क्वांटिटी लिखनी होती तो हम कहाँ लिखते? ओ से लेके एक्स डैश में लिखते और ओ से लेके वाई डैश तक लिखते थे। Therefore, we shall use only the shaded part of the graph shown in figure 13. तो जो फिगर 13.11 में shaded part दिख रहा है हमें, तो हम वही यूज करने वाले हैं इस ग्राफ का। भूजो एंड पहली फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस। और भूजो और पहली ने क्या देखना है कि डिस्टेंस जो है कार ने कितना ट्रेवल किया गया है और उतने गिवन टाइम में कितना उसने डिस्टेंस कवर अप किया है, वो देखना है। देयर डाटा इज शोन इन टेबल 13.6। तो उनका जो डाटा है वो टेबल 13.6 द मोशन ऑफ ए कार इसमें लिखा है। टाइम दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स में, और डिस्टेंस दिखाया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5 किलोमीटर दिखाया गया है। तो ये आपको उसमें दिखाना है। यू कैन मेक द ग्राफ बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। तो आप उसकी हेल्प से ग्राफ बना सकते हो। तो जो शेडेड पार्ट था हम वहाँ पे बनाएंगे, उसको कंसीडर करने वाले। जो हॉरिजेंटल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस है ओ से लेके, और जो वर्टिकल लाइन है वो है वाई एक्सिस है। तो इस मैटर के हिसाब से ये जो इन्फॉर्मेशन हमें टेबल में दी गई है उस हिसाब से हम ग्राफ बनाना सीखते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है? ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस टू प्रेजेंट द टू एक्सिस एंड मार्क देम ओ एक्स एंड ओ वाई। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को ऐसे नाम देने हैं ओ एक्स एंड ओ वाई, इन फिगर 13.11 में दिखाया गया। Decide the quantity to be shown along the x axis and that to be shown along the y axis। तो आपको क्या करना है ना, क्वांटिटी जो बताई गई है x एक्सिस की और y एक्सिस की वो डिसाइड कर लेनी है कि कौन सी इधर हम कौन सी क्वांटिटी लिखने वाले हैं। इन दिस केस वी शो द टाइम अलोंग द x एक्सिस। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं कि x एक्सिस में टाइम लिखने वाले हैं, टाइम इन मिनट्स में। तो वो सारा टाइम हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम डिस्टेंस कितना कवर किया है वो देखने वाले हैं। चूज अ स्केल टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड अनदर टू रिप्रेजेंट द टाइम ऑन द ग्राफ। तो स्केल लेने हमें और बताना है कि डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है और एक और चीज़ रिप्रेजेंट करनी है वो है टाइम ग्राफ पेपर के ऊपर। फॉर द मोशन ऑफ द कार स्केल्स कुड बी टाइम 1 मिनट इज टू 1 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर लिखा है और 1 किलोमीटर में भी 1 सेंटीमीटर, यह हमें लिख देना है, स्केल लिख देनी है कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस हुआ है और 1 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर है ये, उस हिसाब से हमको कर देना है स्केल। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है? मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड द डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चूजन।
तो जो आपने स्केल चूज़ की है उस हिसाब से आपको टाइम लिख देना है उस डिस्टेंस से। फॉर द मोशन ऑफ द कार मार्क टाइम 1 मिनट 2 मिनट ऑन, तो ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 मिनट्स, इतना आपको टाइम लिख देना है एक्स एक्सिस पे। जो ज़ीरो से स्टार्ट करना है आपको, ज़ीरो से लेके 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो डार्क लाइन जो दिख रही है हमें, तो वहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे 1 मिनट, सेकंड पे लिखेंगे हम 2 मिनट, थर्ड पे लिखेंगे 3 मिनट और फोर्थ 4 मिनट, ऐसे लिखना है आपको। और फिर ओ से लेके वाई पे आपको सिमिलरली क्या करना है, डिस्टेंस लिखना है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो भी एक एक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का जो आपको लाइन दिख रही है डार्कर, उसी पे लिखना है। Now you have to mark the points on the graph paper to represent each sets of values for distance and time. तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है 1 मिनट वाले टाइम से लेके 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको लेके जाना, और वो जो पॉइंट मिलता है आपको वहाँ पे पॉइंट बना देने हैं। जो दो लाइंस मिल रही रोटेड लाइंस, वहाँ पे आपको पॉइंट बना देना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 1 मिनट डिस्टेंस पे 1 किलोमीटर हुआ है तो उस तरह से आपको सारे पॉइंट्स निकाल देने हैं। तो सारे पॉइंट्स पे आप डॉटेड लाइन बनाते जाइए, और उसके मिलने पे जो दो डॉटेड लाइन जहाँ मिक्स हो रही है वहाँ पे एक पॉइंट मिलते जा रहा है हमें। तो 1 मिनट 1 किलोमीटर, 2 मिनट 2 किलोमीटर, उसका जो पॉइंट मिलते जा रहा है आपको, वो पॉइंट को आपको डार्क करना है। और फिर ओ एक्सिस से लेके इन पॉइंट्स को लेके आपको एक लाइन बनानी है। तो एक स्लेंटिंग लाइन सी बनी हुई दिख रही है ना आपको, तो वो बनती जा रही है। तो ये जब कंप्लीट लाइन बन जाएगी, जब आप 5 मिनट्स पे आ जाते हो और इधर से 5 किलोमीटर पे आ जाते हो, तो एंड वाला पॉइंट आपको यहाँ पे इस जगह पे मिलता है। और फिर आप जब ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 5 पॉइंट जब ज्वाइन कर लेते हो और एक स्लाइडिंग स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, तो वो क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। तो कार का जो मोशन है उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको मिल गया है। If the distance time graph is a straight line, it indicates that the object is moving with a constant speed. अब यहाँ पे क्या है ना कि वो स्ट्रेट लाइन जा रही है, कहीं भी इधर उधर आड़ी टेढ़ी तो हुई नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक सेम कांस्टेंट स्पीड पे कार मूव कर रही है, कहीं भी स्पीड उसकी कम ज़्यादा नहीं हुई है। However, if the speed of the object keeps changing, the graph can be of any other shape. अगर यहाँ पे स्पीड चेंज होती तो ये ग्राफ कुछ अलग ही रहता, तो ये ऊपर नीचे भी आ सकता था और उसका शेप आपको अलग दिखाई देता था। Generally, choice of scales is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13.13. तो जनरली जो रहती है ना स्केल का जो चॉइस रहता है वो इतना सिंपल नहीं रहता है, जिस तरह से हमने ये दो एग्जांपल लिए फिगर 13.12 में और फिगर 13.13 में। We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. तो बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है कि x-axis के लिए हमको अलग स्केल रिप्रेजेंट करनी पड़ती है और y-axis के लिए हमको अलग स्केल रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। Let us try to understand this process with an example. तो अब ये भी प्रोसेस हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते हैं। Let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friend to the picnic. तो हम फिर से देखते हैं कि बस का जो मोशन है वो देख लेते हैं पहले और उसके फ्रेंड जब पिकनिक के लिए गए थे तब का। द डिस्टेंस कवर एंड टाइम टेकन बाय द बस आर शोन इन फिगर टेबल 13, शोन इन टेबल 13.5 में। टेबल 13.5 में जो डिस्टेंस दिखाया गया तो जितना टाइम दिखाया गया उसको हम ले लेते हैं। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज़ 80 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर किया था बस ने वो कितना किया था, 80 किलोमीटर किया है यहाँ पे। इफ़ वी डिसाइड टू चूज अ स्केल 1 किलोमीटर पर इज टू 1 सेंटीमीटर, अगर हम डिसाइड करते हैं स्केल लेते हैं कि 1 किलोमीटर ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर, ये अगर ये स्केल हम लेते हैं, तो वी शैल हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्सिस है वो 80 सेंटीमीटर इतने तक बनाना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब 80 सेंटीमीटर इतना बड़ा तो पेपर रहता नहीं है, तो वो एक शीट पे तो आने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें करना होगा कि 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ, 10 किलोमीटर इतना डिस्टेंस हो गया है, ये हमें करना पड़ेगा वहाँ पे।
तो होगा, क्योंकि हमारे पास पेपर का जो है डायमेंशन वो तो लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड पेपर पे हमें ये पूरा दिखाना है, तो उस हिसाब से हमें स्केल चेंज करनी पड़े। वुड रिक्वायर एन एक्सेस ऑफ लेंथ ओनली 8 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से हमें 80 सेंटीमीटर के लिए 80 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है, 8 सेंटीमीटर इतना ही लग रहा है, और 8 सेंटीमीटर इतना तो हमारे पास ग्राफ पेपर पे अवेलेबल रहता है। दिस स्केल इज़ क्वाइट कन्वीनियंट, तो ये जो स्केल है वो कन्वीनियंट है। However, the graph may cover only a small part of the graph paper. तो जो ग्राफ जो रहता है ना, ग्राफ पेपर वो बहुत कम ही मतलब जगह लेगा उस चीज़ के लिए। Some of the points to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph paper. तो आपको ग्राफ पेपर के हिसाब से ही आपको स्केल रेडी करनी है। ग्राफ पेपर पे जितना आएगी, नंबर जितने आ सकते हैं और हमें जितने रिक्वायर है, उसी हिसाब से आपको स्केल लेनी है, वो चूज़ करनी है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी, तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज है उसकी ईच क्वांटिटी की, वो भी डिफरेंस आपको इक्वल रखना है, अलग अलग नहीं करना है। द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल चूज इट इज़ कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यूज ऑफ द ग्राफ, तो जो वैल्यू आप लिख रहे हो और वो भी कन्वेंट होनी चाहिए उस स्केल के हिसाब से। उस ग्राफ पेपर पे जब भी आप लिखते हो, ये वे टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन, तो आपको क्या करना है कि जो भी पेपर है, ऐसा नहीं है कि आपने स्केल बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली और फिर छोटा सा ग्राफ बन गया, ऐसा भी नहीं। जितना पेपर है उस पे पूरे पे आए, उस हिसाब को आपको मैक्सिमम पार्ट उसका यूटिलाइज हो सके ग्राफ पेपर का, उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। सपोज दैट यू हैव गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाय 20, suppose that you are given a graph paper of size 25 centimeter by 25 centimeter, तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर है 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर का, one of the scales which meets the above condition and can accommodate the data of table 13.5 could be, तो आपके उस स्केल के हिसाब से जो डाटा टेबल में हुआ है 13.5 में, तो उस हिसाब से क्या हुआ, डिस्टेंस 5 किलोमीटर इजकल्स टू 1 सेंटीमीटर, और टाइम क्या होगा 6 मिनट इजकल्स टू 1 सेंटीमीटर आपको स्केल लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर की साइज़ अपने पास 25 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर है, तो उसमें आने के लिए आपको कितनी स्केल लेनी पड़ेगी, 5 किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 5 किलोमीटर हो रहा है, और 1 सेंटीमीटर के हिसाब से टाइम अगर देखते हैं तो 6 मिनट इतना हो रहा है, तो ये हमें करना है। कैन यू नाउ ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस, तो क्या आप उस हिसाब से बस का जो मोशन है वो उसका ग्राफ बना सकते हो क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो। इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.3 तो जो आपने ग्राफ बनाया है वो फिगर 13.13 से सेम है क्या। ग्राफ्स प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन व्हेन कंपेयर टू द डाटा रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसने जो प्रोवाइड की है अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जो मोशन की बताई गई अलग अलग इन्फॉर्मेशन, और वो जो टेबल में लिखा गया उस हिसाब से बनाया गया है। फॉर एग्जांपल फिगर टेबल 13.5 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल्स, तो जो बस मूव हुई है वो सेम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, डेफिनेट टाइम के बाद का इंटरवल लिया उसने और मूव हुई है। On the other hand, from the distance time graph, we can find the distance moved by the bus at any instant of time. Suppose we want to know how much distance the bus had traveled at 8:15 am. अब हमारा सवाल क्या था कि हमें फाइंड आउट करना है 8:15 am में। अब उसने 30 मिनट्स का इंटरवल लेके तो सारा डिस्टेंस बताया गया है, जैसे कि 8 ओ क्लॉक पे कितना है, 8:30 पे कितना है, 9 ओ क्लॉक पे कितना है, बट 8:15 पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो तो हमें पता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, तो वी मार्क द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम 8:15 am, तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है, जैसे कि हमने ग्राफ पेपर पे लिखा है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिख रहे हैं, टाइम इन एम, एम का जो टाइम दिया गया है वो लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जीरो ओ जो पॉइंट है अपना ओरिजिन, तो वहाँ से हम ओरिएंट से लेने वाले हैं 8, और 8:39 वो हमने लिया गया है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। 8 से लेके 1 सेंटीमीटर का पॉइंट ए छोड़ दिया हमने, उसके बाद में 8:30 लिखा है, फिर एक पॉइंट छोड़ दिया, फिर 9, उसके बाद एक पॉइंट छोड़ दिया 9:30, ऐसे एक्स एक्सिस पे लिखा है। और वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो 0
10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये हमने 90 किलोमीटर तक के यहाँ पे लिख दिया है। तो सपोज हम यहाँ पे देखते हैं कि 8:15 AM का जो टाइम है ये यहाँ पे पॉइंट ए पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 8 और 8:30 का मिडल है वो, तो मिडल में ए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस एट पॉइंट ए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ए पॉइंट है इससे वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर या फिर सिमिलर, पैरेलल, जो वाई एक्सिस को पैरेलल है, ऐसी स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे बना रहे हैं। वी देन मार्क द पॉइंट टी, और फिर वो कहाँ पे जुड़ रही है, 10 किलोमीटर वाला जो वाई एक्सिस पे है उससे हम पैरेलल एक्स एक्सिस को एक लाइन बनाएंगे और वो जॉइंट हो रही है यहाँ पे टी पॉइंट पे जॉइंट हो रही है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, फिगर 13.14 में दिखाया गया। नेक्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट टी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये टी से पैरेलल होने वाली लाइन उन्होंने बनाई है यहाँ पे, तो वो कहाँ पे जुड़ती है, 10 किलोमीटर पे जुड़ती है। दिस इंटरेस्टिंग इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी। तो टी पॉइंट जहाँ हॉरिजेंटली इंटरसेक्ट होता है, पैरेलल लाइन जब हमने बनाई है, तो जहाँ इंटरसेक्ट होता है तो वहाँ कहाँ पे जुड़ता है, बी पॉइंट पर जुड़ता है। द डिस्टेंस corresponding to the point B on the y-axis OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 AM। तो जो डिस्टेंस हमें मिलना है OB को, OB वाला जो जितना डिस्टेंस हमें मिलता है वो डिस्टेंस कितना है कि हमें 8:15 AM के टाइम पे बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें मिल रहा है। तो वो डिस्टेंस क्या है, OB वाला डिस्टेंस है। Can you now help Paheli to find the distance moved by the bus at 9:45 AM? तो आप उसको हेल्प कर सकते हो क्या उस हिसाब से कि 9:45 AM को कितना टाइम लगने वाला है। तो उस हिसाब से हमने 9 AM को कितना है, फिर 9:30 को कितना है, वो भी पॉइंट ले लिए वहाँ पे, जो इन्फॉर्मेशन हमें टेबल में मिली थी ना, उस टेबल 13.5 में उस हिसाब से पॉइंट मिले हैं, और एक लाइन हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दी है। कैन यू ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या आप जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या बस का डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से। तो हम इसी तरह से अलग अलग टाइम के डिस्टेंसेस है वो भी बता सकते हैं। तो ये हेल्प करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, तो इस तरह के जो टाइम रहते हैं उस पर एग्जैक्ट ड्यूरेशन, एग्जैक्ट डिस्टेंस बताने के लिए हेल्प मिल जाती है इससे। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.